जब तक कि एक स्टेज ऑफ परफेक्शन को अचीव नहीं कर लिया जाता, जहाँ कोई फॉल्सहुड नहीं होगा, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा और इसीलिए डायलैक्टिकल प्रोसेस की आगे कोई ग्रोथ भी नहीं होगी। मटेरियलिज्म के बारे में मार्क्स कहते हैं कि आइडियाज मैटर का एक रिफ्लेक्शन होते हैं और मैटर ही असली रियलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक ब्रेड का पैकेट चाहिए, ये डिसाइड करेगा कि उसको पाने के लिए हमारा आइडिया क्या होने वाला है, ना कि इसका उल्टा। इसी तरह किसी इंसान की चेतना यानी कॉन्शियसनेस उसका एग्जिस्टेंस डिसाइड नहीं करता, बल्कि इसका उल्टा होता है। उसका एग्जिस्टेंस उसकी कॉन्शियसनेस को डिसाइड करता है। मगर मार्क्स ने ऑब्जर्व किया कि जर्मन फिलोसोफर हेगल ने डायलैक्टिकल आइडियलिज्म को डेवलप कर लिया है। हेगल के लिए आइडियाज ही हैं जो कि एट द एंड मायने रखता है। उनके अकॉर्डिंग आइडियाज सब स्ट्रक्चर में होते हैं जो कि सुपर स्ट्रक्चर में मौजूद सोसाइटी, पॉलिटी और इकोनॉमी में हो रहे किसी भी तरह के बदलावों को डिसाइड करते हैं और एट द एंड आइडियाज ही हैं जो कि मायने रखते हैं और बाकी चीजें केवल उसका रिफ्लेक्शन होती हैं। मगर मार्क्स ने उनकी थ्योरी में आइडियाज को मैटर से रिप्लेस कर दिया और ये कहा कि इकोनॉमिक फोर्सेस आइडियाज को डिसाइड करती हैं, ना कि इसका उल्टा। और इसी वजह से मार्क्स ने लिखा दैट इन हेगल इट वाज अपसाइड डाउन एंड आई हैव करेक्टेड इट। एक सब स्ट्रक्चर के अंदर फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और ये दोनों मिलके मोड ऑफ प्रोडक्शन बनाते हैं। जब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में कोई बदलाव आता है तो वो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में भी बदलाव लेके आता है और मोड ऑफ प्रोडक्शन में आगे इस बदलाव के कारण सुपर स्ट्रक्चर में मौजूद सोसाइटी, पॉलिटी, रिलीजन, मॉरल वैल्यूज और नॉर्म्स में भी चेंज देखा जाता है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। मार्क्स के डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म के मेथड को अप्लाई करके वर्ल्ड हिस्ट्री के इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन को हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड हिस्ट्री को 4 स्टेजेस में बांटा गया है: प्रिमिटिव कम्युनिज्म, द स्लेवरी सिस्टम, फ्यूडलिज्म एंड कैपिटलिज्म। प्रिमिटिव कम्युनिज्म ह्यूमंस के शुरुआती इतिहास की बात करता है, जब एक प्रॉपर्टी लेस, एक्सप्लॉयटेशन लेस, क्लास लेस और स्टेट लेस सोसाइटी थी। टेक्नोलॉजी अंडर डेवलप्ड होने की वजह से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बैकवर्ड था, जैसे पत्थर से हंटिंग वेपन्स बनाया जाना, फिशिंग नेट और हुक्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हुआ करते थे। इसे पूरी कम्युनिटी ओन करती थी। लोग केवल खुद के कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करते थे और सरप्लस प्रोडक्शन ना होने की वजह से कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं थी। प्राइवेट प्रॉपर्टी ना होने की वजह से कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं था और क्योंकि कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं था इसीलिए कोई क्लास डिवीजन भी नहीं था और क्योंकि क्लास डिवीजन नहीं था इसीलिए कोई क्लास स्ट्रगल भी नहीं था और क्लास स्ट्रगल ना होने की वजह से स्टेट की जरूरत नहीं थी और इसीलिए इस टाइम पीरियड को प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटी बोला गया है। टेक्नोलॉजी हमेशा इवॉल्व होती रहती है और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होने की वजह से प्रोडक्शन इंप्रूव होता है, जो हमें सरप्लस प्रोडक्शन की तरफ लेके जाता है, जिसकी वजह से राइज होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी का और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट ओनरशिप के हाथों में होने की वजह से सोसाइटी प्रॉपर्टी ओनिंग और प्रॉपर्टी लेस क्लासेस में डिवाइड हो जाती है और सोसाइटी में प्रॉपर्टी लेस क्लास का एक्सप्लॉयटेशन होने की वजह से शुरुआत होती है क्लास स्ट्रगल की और इस क्लास स्ट्रगल और डिपेंडेंट क्लास के डिसेंट को सप्रेस करने के लिए प्रॉपर्टी ओनिंग क्लास स्टेट को क्रिएट करती है जो सिर्फ उनके इंटरेस्ट को सर्व करता है। शुरू में ये सोसाइटी मास्टर्स और स्लेव्स में डिवाइडेड थी। इसमें मास्टर्स को हैव्स और स्लेव्स को हैव नॉट्स कहा गया। मास्टर्स स्लेव्स के लेबर के भरोसे रहते थे जो सारा प्रोडक्शन वर्क किया करते थे और मास्टर्स के एक्सप्लॉयटेशन से तंग आकर जब भी स्लेव्स रिजेंट करते थे तो स्टेट मास्टर्स को बचाने का काम करता था और अपने पावर्स का यूज करके स्लेव्स की वॉइस को सप्रेस कर देता था। स्लेव सोसाइटी के बाद आता है फ्यूडलिज्म। टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होने की वजह से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में बदलाव आता है और सोसाइटी स्लेव सिस्टम से फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन की तरफ चली जाती है और इसका रिफ्लेक्शन पॉलिटी, मोरालिटी और वैल्यू सिस्टम्स पे भी दिखता है। सोसाइटी के फ्यूडल लॉर्ड्स और पीरियड्स में बढ़ जाने को फ्यूडलिज्म कहते हैं। फ्यूडल लॉर्ड्स के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड होने की वजह से पीरियड्स प्रोडक्शन करते हैं, जबकि फ्यूडल लॉर्ड पैरासाइट्स की तरह बिना कुछ किए उनके प्रोडक्शन का बहुत बड़ा शेयर रख लेते हैं। तो इस तरह फ्यूडल लॉर्ड्स पीरियड को एक्सप्लॉइट करते हैं और अगर वो इसका विरोध करते हैं तो स्टेट उनके विरोध को बेरहमी से दबा देता है। फ्यूडलिज्म के बाद शुरुआत होती है कैपिटलिज्म की। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जारी रहती है और फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में बदलाव होते रहते हैं, जिसकी वजह से फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में मिसमैच हो जाता है, जिसे सॉल्व किया जाता है बुर्जुआ रेवोल्यूशन के थ्रू और यहाँ से फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन को कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन रिप्लेस कर देता है। सोसाइटी के बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट क्लासेस में बढ़ जाने को कैपिटलिज्म कहा गया है। बुर्जुआ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं और प्रोलेटेरिएट्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स के फॉर्म में न्यूनतम वेतन के लिए अपना लेबर सेल करते हैं और ये वेतन केवल उनके गुजर बसर के लिए होता है, जिसमें वे खुद को और अपने परिवार को पाल सकें और ऐसा इसलिए ताकि उनके लेबर की अनइंटरप्टेड सप्लाई बनी रहे।
कैपिटलिज्म में प्रोडक्शन खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं बल्कि प्रॉफिट के लिए होता है। ज़्यादा प्रॉफिट के डिजायर के कारण प्रोलेटेरिएट्स के वेतन में कमी और वर्किंग आवर्स में बढ़ोतरी होती है और इसकी वजह से वर्किंग क्लास की कंडीशन और खराब हो जाती है और ये उनको एक ऐसे सिचुएशन में भेज देता है जहां उनके पास होने के लिए सिर्फ उनकी चेन्स होती हैं और यहाँ से रास्ता मिलता है प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन को। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन को समझने के लिए मार्क्स ने थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू को अपनाया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू उस प्रोडक्ट को बनाने में लगे लेबर के अकॉर्डिंग निर्धारित की जाती है और इसीलिए यहाँ पे लेबर भी एक कमोडिटी होता है जिसे खरीदा या बेचा जा सकता है। प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स में से लेबर सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बिना बाकी फैक्टर्स जैसे लैंड, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन यूजलेस हो जाते हैं। जितनी वैल्यू लेबर क्रिएट करता है उसके अकॉर्डिंग उन्हें वेजेस मिले तो कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, मगर कैपिटलिज्म में ऐसा नहीं होता। लेबर यूनिक इसीलिए है क्योंकि वो अपने वेजेस से ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करता है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही सरप्लस वैल्यू बनाता है जो कैपिटलिस्ट्स के लिए प्रॉफिट होता है। कैपिटलिज्म में ग्रोथ के कारण कंपटीशन भी बढ़ता रहता है। वर्कर्स के वेजेस कम होते हुए सबसिस्टेंस लेवल पे आके रुक जाते हैं और ये वेजेस केवल उनके सर्वाइवल के अकॉर्डिंग होता है ताकि लेबर फोर्स की सप्लाई हमेशा बनी रहे और इस कट थ्रोट कंपटीशन के कारण प्रोलेटेरिएट की कंडीशन खराब होती जाती है जिससे राइज होता है क्लास स्ट्रगल का। डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट को स्टैब्लिश करेगा जिसे सोशलिस्ट स्टेट भी कहते हैं। स्टेट हमेशा से ऑपरेशन का इंस्ट्रूमेंट रहा है। इसे एक क्लास इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं, डोमिनेंट क्लास का डिपेंडेंट क्लास को ऑपरेस करने के लिए। स्टेट हमेशा प्रॉपर्टी ओनिंग क्लास जिन्होंने स्टेट को बनाया है उन्हीं के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और उन्हीं को सर्व करता है और ये क्लास हमेशा से एक माइनॉरिटी रही है, चाहे वो मास्टर्स हो या फ्यूडल लॉर्ड्स या कैपिटलिस्ट्स, और इन्होंने हमेशा से एक मेजॉरिटी को ऑपरेस किया है जैसे स्लेव्स, पीजेंट्स एंड प्रोलेटेरिएट। और अब प्रोलेटेरिएट की डिक्टेटरशिप के अंदर पहली बार स्टेट मेजॉरिटी के कंट्रोल में आएगी। मार्क्स के अकॉर्डिंग सारी स्टेट्स डिक्टेटरशिप रही है और सोशलिस्ट स्टेट भी वैसा ही होगा। प्रोलेटेरिएट क्लास स्टेट के ऑर्गन्स का यूज करेगा बुर्जुआ क्लास के विद्रोह को सप्रेस करने के लिए, जैसे आर्मी, प्रिजन एंड जुडिशियल सिस्टम। मार्क्स कहते हैं अगर डेमोक्रेसी का मतलब रूल ऑफ मेजॉरिटी होता है तो प्रोलेटेरिएट स्टेट सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक स्टेट है क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार पावर मेजॉरिटी के हाथों में आएगी। कम्युनिज्म। प्रोलेटेरिएट के डिक्टेटरशिप के अंदर सोशलिस्ट स्टेट कम्युनिज्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सोशलिज्म सिर्फ एक ट्रांजिटरी फेज होगा जो कम्युनिज्म के एस्टेब्लिशमेंट का रास्ता बनाएगा जो कि स्टेबल और परमानेंट होगा और इस फेज को सोशल रेवोल्यूशन बोला जाएगा। कम्युनिज्म के एस्टेब्लिशमेंट के बाद कोई और सोशल चेंज नहीं होगा और डायलैक्टिकल प्रोसेस एंड हो जाएगा। इस सोशल सिस्टम में कोई क्लास कॉन्ट्रडिक्शंस भी नहीं होंगे और इसीलिए कोई क्लास स्ट्रगल भी नहीं होगा। इनफैक्ट कम्युनिज्म एक क्लासलेस, स्टेटलेस, प्राइवेट प्रॉपर्टी लेस एंड एक्सप्लॉयटेशन लेस सोसाइटी होगी। कम्युनिस्ट सोसाइटी में प्रोडक्शन केवल कंजम्पशन के अकॉर्डिंग होगा, ना कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इसमें कोऑपरेशन से काम होगा, ना कि कट थ्रोट कंपटीशन से। प्रॉफिट मोटिव को सोशल नीड से रिप्लेस कर दिया जाएगा। स्टेट एक्सप्लॉयटेशन का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे सोसाइटी में क्लास डिवीजन होता है और क्योंकि कम्युनिज्म में वर्कर्स की सिर्फ एक ही क्लास होगी तो वहाँ पे स्टेट की कोई जरूरत भी नहीं रहेगी। स्टेट एक फालतू की चीज बन के रह जाएगा जिसे एक म्यूजियम में रख दिया जाएगा और कम्युनिस्ट सोसाइटी लुइस ब्लैंक के प्रिंसिपल से चलेगी, एंड दैट इज फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। वहाँ पैरासाइट्स के लिए कोई जगह नहीं होगी। जो काम नहीं करेगा वो खाना भी नहीं खा पाएगा। वर्कर्स की सिर्फ एक क्लास होगी क्योंकि पूरे समाज को वर्किंग क्लास में बदल दिया जाएगा। वहाँ एक्सप्लॉयटेशन के लिए कोई जगह नहीं होगी और लोगों के बीच एक हार्मोनियस रिलेशनशिप होगा।